जैसा कि आज मुख्य वक्ता श्री वेद प्रकाश राठी जी आज आपको हर्निया एवं गॉल ब्लैडर पर जानकारी देंगे। भारतीय योग संस्थान हर वर्ष एक थीम लेके चलता है और इस वर्ष का हमारा थीम था पेट के रोग और निवारण। जो आप ये कह रहे हैं कि हर्निया वगैरह ये सारे पेट से संबंधित है। वैसे हमारा जो ये पाचन संस्थान है, पेट मतलब पाचन का एक भाग है। हमारे पाचन का एक हिस्सा पेट है, लेकिन हम आमतौर पर सारे पाचन तंत्र को ही एक कह देते हैं भैया पेट ठीक नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो हमारा पाचन तंत्र कुछ अंगों को मिलकर बना हुआ है और तकरीबन अधिकतर बीमारियों का संबंध पाचन तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं और जब हर्निया जहां स्थान पे आएगा तो उसकी भी बात करेंगे। हमारा पाचन तंत्र देखो सीधा संबंध मेरी खुशी, मेरे दुख, मेरी हंसी और मेरे जो रुआसी सी शक्ल बनी रहती है वो पेट से संबंधित। अगर आपका पेट ठीक है तो आपका दिन बहुत ही सुंदर गुजरता है। अगर मान लिया पेट साफ ना हुआ या पेट में खिंचाव बना रहा या पेट के अंदर वायु ज्यादा बन गई या पित्त ज्यादा बन गया या पेट के अंदर अगर अवसाद आ जाता है तो पेट खिंच जाता है तो सारा के सारे शरीर की एक व्यवस्था ही बिगड़ जाती है। तो सबसे अहम एक अंग जो है वो मेरा पाचन तंत्र। जब पाचन तंत्र को हम कहते हैं तो मुंह से ये शुरू हो जाता है। भोजन को देखते ही पाचन तंत्र का कार्य शुरू हो जाता है। मुंह से लेकर और गुदा तक 9 मीटर की एक नाल सीधी। मुंह में हर एक मिलकर कार्य करते हैं। देखो प्रणाली क्या होती है, पाचन तंत्र एक प्रणाली है। हम श्वसन प्रणाली, स्केलेटल प्रणाली, मस्कुलर प्रणाली, ये सारी जो प्रणालियां हैं यानी कि कुछ अंग मिलकर उस कार्य को, दिए हुए कार्य को पूरा करते हैं। कुछ अंग मिलकर, और वो अंगों का आपस में जो सामंजस्य बना रहे, उनकी एक रूपता बनी रहे, वो मिलकर कार्य करने की शक्ति बनाए रखेंगे तो वो प्रणाली कभी दुखी नहीं करती। अब मुख है हमारा, इसमें मेरे दांत हैं 16 ऊपर 16 नीचे। इसके अंदर 3 ग्लैंड्स हैं, ये कानों के नीचे पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, मम्स बन जाते हैं। ये ठुड्डी के नीचे अखरोटनुमा ग्लैंड हैं। ये जीभ के नीचे एक लिंगुअल ग्लैंड है। ठीक है, मैं नामों की डिटेल में नहीं जा रहा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जब तक इन ग्लैंड का स्राव भोजन में नहीं मिलेगा तब तक भोजन पचेगा नहीं। भोजन यूं ही नहीं पच जाता, हमने डाल दिया और भोजन उसी स्थिति उसी तरह से नहीं पचता। ये सब एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ मेरे मुख के अंदर हैं जो खुद परिवर्तित हुए बिना दूसरे पदार्थ को परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। आज अनेकों दवाइयों का, अनेक बीमारियों का जो दवाइयां बन रही हैं वो मेरे इन एंजाइम से। एड्स की बीमारी की दवाई भी आपकी सलाइवा से बन रही है। तो कितने पावरफुल एंजाइम्स हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भोजन करते हैं जल्दी जल्दी और इसको मौका ही नहीं देते। अगर ये 3 एंजाइम्स हैं यहां पर जो रिलीज हो रहे हैं, ये टाइलिन टाइप के एंजाइम जो हैं बहुत ही पावरफुल हैं। ये एंजाइम उन पदार्थों को बदलेंगे जो मेरे अंदर पेट में पाचन के लिए सुगम बनेगा वो कार्य। आप कोशिश करोगे कि जितना अधिक मुख में भोजन को रखोगे, चबाओगे,
उतना अधिक ये एंजाइम्स उसके अंदर एसिमिलेट होंगे, मिलेंगे, आपका काम सरल बनेगा। फिर ग्रसनी है यानी फिरिंग्स, ये मतलब निकलने के काम आता है। जैसे ही भोजन का गोलस बनता है, अगर जब तक गोला नहीं बनेगा ना, भोजन निकला नहीं जाता। लेकिन कुछ भोजन ऐसे आ गए हैं, आप मान लिया रसगुल्ला खा रहे हैं आप, उसको तो मेरे ख्याल में यूं ही छटकने की जरूरत है, उसको चबाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो ईश्वर ने जो भोजन दिया है, कोई सा भी भोजन ले लो आप, आम ले लो, सेब ले लो, कुछ भी ले लो, क्या छटक लोगे? उसने किया है ना पूरा काम, कोई भी काम उसने अधूरा नहीं किया होगा, आपको चबाना ही पड़ेगा। और फिर उसका एक बोलस, उसमें मेरी सलाइवा जीभ से, उसमें मेरे गाल के अंदर का भाग, ये सारे मिलकर उसका एक गोला बनाएंगे और अंदर की ओर छटक। यहां पर टॉन्सिल्स है, एडिनॉइड्स है, ये दोनों तरफ। अब माताओं को बता रहा हूं ये बात, इतना जल्दी बच्चों के मत निकलवाया करो, बहुत सरलता से, सुगमता से ठीक हो जाते हैं। आपको ठीक क्या करना है वो बात करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि इसको निकलवाने चले, डॉक्टर ने कह दिया कि ये तो जरूरी नहीं है, नहीं, ये द्वारपाल है, मेरी रक्षा पंक्ति के द्वारपाल हैं, और इनके द्वारा जब तक मतलब उठो, ये म्यूकस से भरे पड़े हैं, इसके अंदर जो भी कीटाणु, विषाणु, जीवाणु जो मतलब मेरे भोजन में आ गया, उनको रोकने की ताकत रखते हैं। उस टॉक्सिसिटी को तो नहीं रोक पाते, लेकिन कीटाणु, जीवाणु को रोक पाते हैं। हाँ, ये सूजन आ जाती है, दुखी करते हैं, निगलन में कठिनाइयां होती हैं, ठीक है क्या नहीं। लेकिन आप ठीक करो उसके भोजन को, उस सलाइवा को ठीक करो, आपकी ग्लैंड की सलाइवा जैसे ही ठीक होएगी, ये ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक हो जाता है। फिर मैंने भोजन निगल लिया, भोजन चला मेरी इस फूड पाइप के अंदर, ऑसोफेगस की नाल आई, ठीक है। इसके अंदर भी अधूरी मांसपेशियां आई, और वो मांसपेशियां एक पेरिस्टाल्सिस की क्रिया, जैसे कन्वीनर बेल्ट पे भोजन चलता है ना, ऐसे चलता रहता है, वो धीरे धीरे पेट की ओर आ जाता है। ये जब डायाफ्राम को काटती हुई, चीरती हुई, ये नीचे की ओर चलती है। यहां डायाफ्राम के पास आकर यहां पहला हर्निया बनता है, यहां पर। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा हर्निया है ये? पहला, मैंने पाचनाल का पहला बोला, इसको पहला हर्निया बोलते क्या है? हाइटल हर्निया, हाइटस का हर्निया बनता है, ठीक है, इसको हाइटस बोलते हैं, हाइटस हर्निया। ये भी दो तरह का है, वो बताएंगे आगे कैसे बनता है और कैसे ठीक करना है। ये जो हर्निया है, ये दो तरह का है, एक तो डाउनवर्ड ऑसोफेगस हर्निया और एक पैरा ऑसोफेगस हर्निया, दोनों ही हाइटस के हर्निया हैं। इस यहाँ एक स्फिंक्टर मसल है, स्फिंक्टर मसल मतलब मुंह देख रहे हो, होठ देख रहे हो ना, ये स्फिंक्टर है। आपने यूं बंद कर दिया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसको खोल दे। आप अपने दिमाग से जब चाबी लगाओगे, रिमोट कंट्रोल आपके पास है। अगर मैं सुरेश जी का खींच के करने लगूंगा तो शायद मेरे में फेल हो जाऊंगा, मैं पास उसको मुंह को यूं खोल नहीं सकता अगर मैंने यूं होठ बंद कर दिया तो, है नहीं। तो ये स्प्रिंटर मसल, आजकल वो पैकेट आते हैं ना, उसका ऊपर का देखा आपने, वो लगा देते हैं, फिर हम उसको यूं खोल देते हैं, बन गया है ना वो, इसी मसल के ऊपर, उसी के उदाहरण से बन गया है। तो ये ऐसी मसल मेरी यहाँ पर स्प्रिंटर, ठीक है। इस स्प्रिंटर मसल के ऊपर एक वाल्व, इस वाल्व का काम क्या है? वाल्व का काम है जो भोजन ऊपर से आ रहा है वो ये नीचे की ओर खोल दे, उसको जाने देता है, लेकिन ये ऊपर की ओर नहीं खुलता। जब मेरी मांसपेशियां निष्क्रिय होने लगती हैं, देखोगे जरा, बातों को सुनोगे, क्योंकि जो मिथ हमने पाल रखी है उसको भी तोड़ेंगे। जो मेरी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं तो ये वाल्व ढीला पड़ जाता है, ये ऊपर की ओर भी खुलने लग जाता है।
फूलता क्यों है वो अभी बात करेंगे, फिर इसकी भी इस हर्निया की बात करूंगा मैं आपसे अभी। फिर भोजन आ गया, आपका ये वॉल खुला और भोजन चला गया। ये यहाँ पर क्या है बता दो ना, यहाँ पर क्या है? अमाश्य शंखनुमा है। हर एक का अमाश्य इतना है जितनी हथेलियां मिल गई। खाली जब अमाश्य होता है तो इतना, और सामान कितना ले लेता है? 2 लीटर, ठीक है ना? और कई बार कितना डाल देते हैं, ठीक है? इस अमाश्य के अंदर भोजन चला गया। अमाश्य कई तरह के कार्य करता है, यहां भी कई तरह के एंजाइम्स इसमें मिलते हैं। इसका काम है उसको मिक्स करना, उसको और तरल करना। क्यों करता है शरीर ऐसे काम? क्योंकि वो रक्त के अंदर उसको जब तक रक्त में सम्मिलित करने के लिए लायक नहीं बना देगा तो उसे रक्त अपने अंदर मिलाएगा नहीं, मिक्स नहीं कर सकता। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है। आप इसको पूरा मौका दोगे कि इसको, अब जब ये हर्निया बनता है, इसका दोष पेट को जाता है। पेट में आपने भर भर के डाला, आपकी गुंजाइश थी आधा लीटर डालने की और आपने डाल दिया 2 लीटर, तो फिर क्या होगा? वो ना तो प्रॉपरली मिक्स होगा, और ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपने वो देखा पतीला, उसमें दूध डाल दो तो खदड़ खदड़ करके ऊपर की ओर भागता है ना, तो उबलता है जब। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऐसे ऐसे एसिड है, उनका काम अपना है। और ये सबसे मोटी परत है पेट की परत। बाकी हमारी जो पाचन तंत्र है उसमें सबसे मोटी परत 4 तह हैं इसकी। इतनी मोटी परत है, इसमें तो हर्निया दिखता है, हर्निया इसमें भी होते हैं, लेकिन वो तहों के अंदर ही रह जाते हैं। वो दर्द तो करते रहते हैं लेकिन उभार नहीं दिख पाता। आधों का तो उभार सारा ही पेट दिखा देता है कि भैया बहुत ही लंबा हो गया। नहीं, अब ये जो हर्निया है, ये बहुत से लोगों का ये जब आ जाता है ना तो आप ऐसी होती है ना हिचकियां जो आती है, तो इसका मतलब है कि ये जो पेट की जो आंत थी उसके अंदर इतना उबाल आया है कि वो आपकी जो ये मसल है ये इस डायाफ्राम के अंदर से इसके अंदर फंस, समझ गए? बहुत से तो 3-3 साल से मैंने ऐसे देखे, 3-3 साल से लगे हुए हैं, उनकी हिचकियां ही नहीं बंद हो गए थे। ना कोई डॉक्टर उसे काट सकता है, ना उसे छू सकता है। आप जब प्राणायाम करते हो, लेट जाओ, इस पेट को ऊपर से नीचे की ओर यूं दबाओ इस डायाफ्राम के साथ साथ, और श्वास को निकालकर इसको अंदर की ओर जैसे बंद लगाते हैं ना, ऐसे डायाफ्राम, ये मतलब जो यहाँ मिलता है ना, इसको जितना खींच दबा सकते हो अंदर की ओर श्वास निकालकर। एक और बता दूं, हर्निया के जितने भी हैं श्वास निकालकर करते, श्वास निकालकर इसको अंदर की ओर दबाओ, ये निकल जाता है। लेकिन अगर पेट में फिर उतना ही माल डाला तो ये फिर फ्री हो गया कि नहीं, फिर जाके फंस जाएगा। इसको ऑपरेट भी नहीं किया जाता, ठीक है? आपके पास क्या चीज है? आप अपने इस मसल को स्ट्रेंथ बनाए रखें। इस मसल की स्ट्रेंथ कैसे है? जैसे आपने सूर्य नमस्कार में खींचा, ये खींचा नहीं सारा, जब आपने उस आसन में इसको यूं खींचा ना सारा, ठीक है? जब आपने प्राणायाम किए, बंद लगाए, ये अंदर की ओर यूं दबाया, तो ये जो हाइटस का हर्निया है इसको आराम दो। पेट में जो भोजन आपका अंदर की ओर गया, ये पहला हर्निया नहीं था, ये मतलब इस मेरे पाचन नाल का सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट हर्निया, ठीक है? फिर मेरा भोजन जो है वो दाईं तरफ यूं, ये ड्यूडेनम है मेरी बड़ी आंत ना छोटी आंत यहां से शुरू होती है, और जैसे ही पेट में भोजन जब मिक्स हो जाता है, उसके अंदर बहुत एसिडिक बन गया है वो भोजन, वो अम्लीय हो गया है बहुत ज्यादा,
उसके अंदर बहुत ज्यादा अमल आया है, तो आपका वो ड्यूडिनम के अंदर यहाँ एक वॉल है, पाइलोरिक का वॉल है, वो खुलता है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ का हर्निया हमें पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ भी हर्निया है, अंदर ही रहता है, दिखता भी नहीं, आपको दर्द करता रहता है। और एक ही समाधान है कि आप अपने भोजन को कम मात्रा में उस पेट में, क्योंकि वो देखो, आप कंक्रीट का वो देखा आपने मिक्सचर जब चलता है, अगर उसमें उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डाल दो तो वो कंक्रीट ऊपर ऊपर से उछल उछल के निकलती रहेंगे क्या? नहीं। वही हाल मेरे पेट में। मात्रा का सिद्धांत यहां पर रखो कि मुझे कितनी मात्रा में अपना भोजन डालना है। ये नहीं कि ये तो स्वादिष्ट था तो मैंने ज्यादा डाल दिया, दोष पूर्ण रहेगा। ठीक है क्या? नहीं। आगे एक वाल और खुलता है, यहां मेरी छोटी आंख शुरू हो जाती है दाईं तरफ, आपके पेटू के दाईं तरफ, ठीक डायाफ्राम के नीचे। हाँ, एक और यहाँ प्रॉब्लम मैंने देखी, आपने बताऊंगा उसके बारे में, क्योंकि अक्सर मैंने देखा यहाँ, क्योंकि ये एसिडिक था, ये अम्लीय था मेरा, ये जो यहाँ से पेट से जो सामान गया, यहाँ मेरा अधिकार नहीं। यहाँ 15-15 ग्राम की मात्रा में ही भोजन आगे चलेगा। आपका अधिकार सिर्फ मुंह में डालने का है, निर्णय लेने के बाद। आगे उस भोजन का क्या होगा आप कुछ नहीं कर सकते, वो फिर ऑटोमेटिकली चलेगा। आप अपने निर्णय को ठीक करो। ठीक है। अब यहां से जब पाइलोरिक का ये वॉल खुलता है तो 15-15 ग्राम की मात्रा में मेरा भोजन आगे चलता है। यहाँ पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं, यहाँ पर ड्यूडिनम अल्सर भी उनको कहते हैं, बहुत दुखी करते हैं और जल्दी ठीक होते हैं। उस एसिड को कहां कम करना है? यहाँ पेट में। उस अल्सर का दवाई यहां ना देखो, उस अल्सर की दवाई पेट में जो ऊपर से डाल रहे तो उस निर्णय को ठीक करो ना। आप जो चीज एसिडिक थी, जो गरिष्ठ भोजन खा रहे थे, उसकी मात्रा को रिड्यूस करो। भोजन की बातें आगे करेंगे, हम पहले इसको सारे को समझ लें कि हड्डियां और काम। फिर मेरा भोजन इसी डियोडिनम, ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबा है, जैसे सी के आकार का है, इसको जैसे घोड़े की नाल होती है ऐसा होता है। इस सी के, इसके अंदर मेरा दाईं तरफ गॉल ब्लैडर है और इसी पेट के नीचे मेरा पेंक्रियाज। अब मैं इनके भीतर ये, और यहीं पर जो ये दो बाहर से ये 3 अंग आते हैं। 3 अंग क्या है? एक तो लीवर, लीवर बाइल बनाता है, जिसके बगैर मेरा पाचन संभव नहीं है। बाइल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का मिक्सचर होता है। कुछ बिलिरुबिन वगैरह के वो होते हैं, जो कोशिकाएं मेरे शरीर में टूट गई, वो मुरम्मत के लिए, टूट के लिए, या उसको रिप्लेनिश करने के लिए मेरा जो लीवर था वो कार्य करता है। वो भी उस बाइल के अंदर समाहित होते हैं, मेरे उसको सारे को रंग देते हैं। जो लाल रंग आता है, या जो टॉयलेट का जो कलर होता है गेहूं टाइप का, वो कलर बिलिरुबिन। तो ये सारे के सारे, लेकिन ये क्या करेगा? ये अपना यहां से उस बाइल को बना के, लीवर दाईं तरफ है, जब मैं हाथ लगा रहा हूं तो आप समझ लेना कि यहां पर लीवर है। इसके नीचे एक डक्ट से, एक नली से, वो मेरे गॉल ब्लैडर के अंदर उस बाइल को पहुंचा देगा। गॉल ब्लैडर एक इतना नाशपाती की शक्ल का छोटा सा थैलीनुमा है। जितने भी पृथ्वी पर पत्थर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कैल्शियम और उसके अंदर कुछ और पदार्थ। मेरे जो पथरियां यहां बनेगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी? कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल। वो उसको, यहां पर क्या हो गया? अगर आपने कम तरल लिया, गरिष्ठ ही भोजन खाते रहे,
तो जो बाइल का कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर जो होएगा उसे वो सूख जाएगा तो वो पथरी बन जाएगा। इधर से ये कैसे तोड़नी, इस पे भी बात करेंगे। इसको भी मैं तो ये कहता हूँ, सबको मैं ये कहता हूँ कि इसको भी ना निकलवाया। जैसे मैंने टॉन्सिल के लिए बोला ना, डॉक्टर कहता है इसकी जरूरत नहीं है, निकलेगा कैसे, वो एक और भरम डाल देता है। निकलेगा कैसे, क्योंकि उसका मुंह तो संकरा है। अब संकरे मुंह से मतलब पथरी कैसे निकलेगी? अरे पथरी तो कितनी है, छोटी सी है, वो डली कैसे थी पथरी, वैसे ही वो निकलेगी। डली भी तो थी ना उसमें, जैसे वो उसका निर्माण हुआ था वैसे ही उसका डिस्ट्रक्शन भी होएगा, वो टूटेगी। इधर मेरे जो बाईं तरफ था, मेरे पेट के बिल्कुल नीचे मेरी जीभ के आकार का, पीछे से चौड़ा है और आगे से तक मेरे पेंक्रियाज, पकवाशय। पेंक्रियाज क्या करता है? दो तरह के रस देता है, कुछ हार्मोन भी बनाता है, पेट भी हार्मोन बनाता है, गैस्ट्रीन टाइप के हार्मोन बनाता है, जिससे मतलब हमारे को भूख का एहसास होता रहता है। जब खाली होगा तो वो उस हार्मोन का सहारा देता है, लेकिन हम तो खाली होने ही नहीं देते। अब हार्मोन सो जाता है, वो फिर सूचना देने ही बंद कर देता है। ठीक है, आप खाली होने का समय दिया। इधर जो पेंक्रियाज हैं, इसके अंदर भी 3 एंजाइम्स हैं, बहुत पावरफुल। जो ऊपर से एसिडिक आया था ना भोजन, उसको वो क्षारीय बना देगा। ठीक है, उसको वो बदल देगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसकी एसिडिक जो उसका तीखापन है उसको वो एंजाइम्स वो करेंगे। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, ये ऐसे पावरफुल रसायन मेरे शरीर के पास जो खुद परिवर्तित हुए बगैर जो भी पदार्थ पर रिएक्ट करते हैं, उस पदार्थ को बदलने की शक्ति रखते हैं। अब जो मेरा भोजन आया था, जो अम्लीय था, जिसमें एसिडिक था, उसको इसने बदल दिया। इसके 3 एंजाइम, इसके अंदर बहुत पावरफुल हार्मोन है। आपने इंसुलिन सुना ही होगा। इंसुलिन क्या करता है? मेरे रक्त, हाँ, एक यहाँ गले के अंदर भी एक चीज है, ये देखते हो ना, यहाँ कौन सी ग्रंथि है ये? बोला करो ना, योग मंजरी पढ़ते नहीं, पढ़ा करो। कौन सी ग्रंथि है यहाँ? थायराइड। और मेरे मेटाबॉलिक सिस्टम की मास्टर है ये। अगर इसके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, महिलाओं में विशेषकर बता रहा हूं, पाचन ठीक नहीं रहेगा। आप आसनों के द्वारा इसको ठीक रखोगे, करते हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार के आसन, इसका अपने आप इसकी सक्रियता बनी रहती है। ये जो और इसकी जब इंस्ट्रक्शन होती है तो यहां इंसुलिन तैयार होती है, और ये इंसुलिन मेरे रक्त के अंदर जो शर्करा आई थी, जो कार्बोहाइड्रेट आए थे, जो मेरी सलाइवा ने परिवर्तित किए थे, उस शर्करा को उन कोशिकाओं तक ले जाने का काम करती है। अगर वो बार बार आ रही हो इंसुलिन, तो मुझे बार बार मैं खा रहा हूं, तो दूसरा एक ग्लूकोगॉन करके एक और हार्मोन मेरी यही एंजाइम, यही मेरी पेंक्रियाज रिलीज करेगा। वो क्या करेगा कि जो एक्सेस में थी, जो इंसुलिन रक्त में जो शर्करा बची थी, उसको लीवर को इंस्ट्रक्शन देगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं इनका कोरिलेशन देखोगे कितना तगड़ा सामंजस्य है। वो उसको इंस्ट्रक्शन देगा लीवर को कि भाई यहाँ पर बहुत माल हो गया है, तू इसको स्टोर कर। लीवर एक ग्लाइकोजन करके एक नया हार्मोन रिलीज कर देगा, वो मेरी मांसपेशियों में और मेरे सारे शरीर के जहां जहां उसके पास वो है, वहां पर उसको स्टोर कर देगा। फैट स्टोर हो जाते हैं ना, कल्प्रिट फैट नहीं है, मीठा उससे ज्यादा कल्प्रिट। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि मत खाया करो, और ये मैं अवश्य कहूंगा मात्रा जरूर देखना सारे। और मात्रा जब देखो तो एक इंस्टांस की नहीं कि मैंने तो अभी सवेरे खाया था तो ठीक हुआ, तो 24 घंटे की लगा के चला।
मैंने 24 घंटे में कितना खा लिया उतनी मात्रा तो उसको एक्सेस में मत होने दो, ठीक है नहीं। फिर यहां से छोटी आंत में अंदर, अब छोटी आंत के अंदर एक हर्निया और बनता है, नाभि का अम्बिलिकल हर्निया। देखा है ना आपने नाभि के हर्निया वैसे होता क्या है, जो भी मेरे आंत के अंदर वीक स्पॉट हो जाएगा, आंत क्या होती है, मांसपेशियां अंदर से वो होलो है, ट्यूब की तरह से है, जहां भी उसे मतलब वीक नजर आएगी, वीकनेस नजर आएगी, वो उसको यूं धकेल देगा। ये क्या हो गया फिर, आपका हर्निया। ये जो हर्निया अधिकतर बच्चों में आता है, मां के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ जो इम्बिलिकल जो मतलब जो नाल होती है, मतलब उसको और नाल बोलते हैं ना, उसके साथ जुड़ा होता है पेट। ये नाभि मेरी उस मां के पेट के साथ जुड़ी हुई होती है, तो यहाँ पर कुछ तरल कुछ बच्चों में रह जाता है, तो वो तरल जो है यहाँ पर उसको तकरीबन न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर ये अधिक पाया जाता है। लेकिन ये सब तक ठीक होने वाला हर्निया है। अगर ये 6 साल तक के बच्चे में ना ठीक हो तो फिर आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। ये पुरुषों में भी आ जाता है, महिलाओं में भी आता है, विशेषकर जब गर्भ धारण करती हैं तो ये मतलब बाहर आ जाता है। लेकिन इस हर्निया को उस स्थिति के अंदर हमें कुछ नहीं करना। हर्निया भी इसको और आगे चल के बात करेंगे। फिर मेरा भोजन, मेरी छोटी ना इससे मेरे ड्यूटीनम से छोटी आंत के अगले भाग ज्योजिनम जिसको बोलते हैं, वो भी लंबा 6 मीटर लंबी नाल है ये। उस भोजन में ये भी कुछ तरल और मिलाती है, मेरी छोटी नाल का अगला भाग। और फिर इलियम जो लास्ट का भाग है वो फिर सारे को सोख लेता है, उसके अंदर अब सब कुछ है। और इसके साथ साथ मेरी रक्त वाहिनियां हैं, इन रक्त वाहिनियों के अंदर वो उसको एक पतली सी झिल्ली के साथ ट्रांसफर करता रहता है, जिसको जो चाहिए वो वहां पर यहाँ पर भोजन पचने के लायक बनता है। और सारे जो यहाँ पर पेट के अल्सर जो है ना, पेट के जो हर्निया हैं वो अधिकतर यहीं पर बनते हैं। क्यों बनते हैं वो अभी कारण फिर देखेंगे। कल्प्रिट भोजन, अगर आपने उसे समझ लिया तो फिर अगर है भी तो आप ठीक कर दोगे, और उसे अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार नहीं समझा तो फिर हर्निया आप, मैंने देखा एक ही जगह पे 4 ऑपरेशनों के एक प्रिंसिपल थे, सेक्टर 3 में रहते थे, सेंट्रल स्कूल के, समथिंग मिस्टर रंगा, 4 ऑपरेशन करा के योगाश्रम में आए थे, 4 ऑपरेशन। वो फिर आ जाएगा। हर्निया का क्या है, अंदर से जब प्रेशर पड़ेगा तो फिर ना साहब भाव ऊपर उभर के आ जाएगी, ये नहीं तो साथ में दूसरी उभर के आ जाएगी। ये कटवाली यहाँ मैच डाल दिया उसने, अब दूसरी की बारी आ गई। ठीक क्या करना था, जो प्रेशर अंदर था, जो उस नाल के अंदर जो प्रेशर बना हुआ था उसको हल्का करना है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, यहां पर फिर एक सिकल का बॉल, मेरी दाईं तरफ नाभि के नीचे यहां पर फीमोरल हर्निया बनता है। यहां पर मेरी बड़ी आंत शुरू होती है। फीमोरल हर्निया, ये जो जांग है ना, जब मेरी पेट की कुछ आंतें एक सुराख, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से होल है, ये जो फूले की जो पेल्विस का जो रीजन है ना, तो ऐसी छोटी छोटी आंत जो है उसमें से अंदर चली जाती है। यहाँ पर जांग के अंदर मेरा उभार आ जाता है, ठीक है कि नहीं। और ये हर्निया जब हम कुछ आसनों में बहुत ज्यादा प्रभाव आता है इस पे। कौन से आसन हैं? अंदाजा लगाओ, बहुत साल के साधक हो। अपने शरीर के बारे में जरूर सोचा करो, इससे बड़ा कुछ।
उसे जितना समझोगे बढ़ा करो। योग मंजरी में सब बातें लिखी, भारतीय योग संस्थान के साहित्य में सब बातें लिखी, जरूर पढ़ा करो। जब मैं पवन मुक्त आसन करता हूं, जब मैं सेतुबंद आसन करता हूं, अब साइंस भी ये बात कहने लगी है कि मैंने जैसे मैं लेट गया और पैरों के बीच में मतलब मैंने तकिया दे दिया ऐसे घुटनों के, इसको मैं जितना दबाऊंगा यहां से ऊपर से, तो मेरे यहाँ पर जो मेरे फीमोरल हड्डियां हैं उसके अंदर प्रेशर आएगा और वो प्रेशर उसको अंदर की ओर खींच देगा। आप कुछ आसन इन सब के अंदर, जैसे आपका गरुड़ आसन हम करते हैं उस टाइप की स्थिति, जानुसिर आसन करते हैं उसमें एड़ी को नीचे गुदामुल से सटाने की हम बात करते हैं, उसको वो जो इम्बिलिकल हड्डियां है उसके लिए ज्यादा बढ़िया है, जो फीमर वाला हड्डियां है उसके लिए दबाने वाला आसन ज्यादा बढ़िया है। ये आसन बड़े कारगर हैं, इसके बहुत ही उसको हल्का कर देते हैं। और अगर आपने सिंसियरली मतलब खान पान पे भी ध्यान करके और उसका वो किया तो उस हड्डियां को आप हटा पाते। फिर दूसरी ओर ये पुरुषों का हड्डियां ज्यादातर है, महिलाओं में भी है। बाईं तरफ नीचे इस जांघ के अंदर इम्बिलिकल हर्निया होता है, यानी कि जो मेरी जो शुक्राणु बनाने की जो मेरी जो मेरी नाल थी उसका कुछ भाग मेरी इसी दूसरी तरफ जो सुराख था उसका, इस जांघ का, पेल्विक रीजन का, उसमें जा बसती है। महिलाओं में भी आता है, यहाँ पर वो लिगामेंट से महिलाएं खासकर जब यूट्रस बल्की होने लगती है तो भी मतलब ये आता है। पुरुषों में ज्यादातर जब उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब बढ़ने लगती है तो ये प्रॉब्लम आने लगती है। अधिकतर ये हड्डियां दोनों को होते हैं। महिलाओं में जब ये हड्डियां होता है उनके जो लिगामेंट्स है वो थोड़े गोल है। गोल क्यों है? क्योंकि उनको जब गर्भ धारण काल के अंदर बच्चे को कुशन का काम करते हैं, तकिए का काम करते हैं, वो पुरुष के जो यहाँ लिगामेंट्स हैं वो दूसरी तरह के, वो लंबे हैं, तो वो सरलता से अंदर घुस जाते हैं। महिलाओं का अधिक जब कॉन्स्टिपेशन है या गर्भ धारण काल है उनके अंदर जब प्रेशर बनता है तो पुरुषों में ये बात आती है, वो महिलाओं में बहुत कम है, पुरुषों में ये काम बहुत अधिक है। इसमें एक समस्या और आती है, ये हड्डियां सबसे ज्यादा दुखी भी करता है और ये हड्डियां सबसे ज्यादा होता भी, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ना है, प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ना ही होता है ना, बढ़ाता पहला सेंटेंस क्या लिखा था नहीं पता। योग मंजरी पढ़ा करो, उसको मैं तो ये कहता हूँ क्लास में किसी एक संडे को, एक डे को जरूर उसको आप उसके जिक्र किया करो। हफ्ते ना आप महीने में एक संडे रख लो, आधे घंटे का समय रख लो, वो पहले लेसन दे दो कि भाई आज हम 3 महीने आपके पास होते हैं योग मंजरी के, अगली आने तक आप उससे क्या होगा, आपकी क्लास का एक अट्रैक्शन भी बनेगा और आप क्रिया योग की समय भी करते। नहीं तो हम आसन को योग समझ के चल देते हैं। ये पूर्ण साइंस है, पूर्ण साइंस। कोई भी पद्धति किसी बीमारी को ठीक करने की शक्ति नहीं रखती है, चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद हो, लेकिन इस योग के अंदर शक्ति है कि जो अपने शरीर को समझ गया, अगर उसके अंदर रोग भी आ गया तो उस रोग को निकालने की ताकत आपके पास स्वयं है। लेकिन योग का अष्टांग योग को समझना पड़ेगा, उसको ये नहीं है कि मैंने हाथ खींचना ही समझ लिया। तो जो इम्बिलिकल हेर्निया था, ये यहाँ पर एक और बीमारी देता है, यहाँ एक लिक्विड आ जाता है, उसमें हाइड्रोसिल की एक बीमारी आ जाती है, यानी जिसको आप कहते हैं कोषों में पानी आ जाता है। आपको अनिवार्य रूप से एक
छोटा सा कट लगवाना पड़ेगा, नहीं तो वो पानी निकलेगा, क्योंकि वो ट्रैक हो गया। वहां पर आपको एक थोड़ा सा कट लगवाना पड़ेगा। अगर वो डॉक्टर कहता है कि हाइड्रोसिल नहीं है, तो आपको कभी कराने की जरूरत नहीं, नाजनों को करोगे तो धीरे धीरे, लेकिन काम पे। अब क्यों होते हैं ये मैंने सारे हर्निया बता दिए, ये मतलब इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये 5 बात जो बताए हर्निया, इनके स्थान यही। ठीक है, अब थोड़ा सा बात एक और कर लेते हैं। एक और मल्होत्रा साहब ने हुक्म दिया था कि भाई कुछ पथरी पे भी जरूर बोलना, 2 चीजों पे जरूर बोलना था। हर्निया मैंने ज्यादा कवर किया, अभी मैं उसका बताऊंगा कि कैसे। और भी पथरियां कहाँ बनती हैं? एक तो गॉल ब्लैडर में और एक 2 किडनी है मेरे पास। इनके अंदर इस पर पथरी का कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ऊपर वाली मतलब जो गॉल ब्लैडर की थी उसका तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया आपको। आप जब अपने उत्कृष्ट भोजन खाते हैं तो उसका सीधा संबंध उससे, लेकिन जो पथरी मेरी किडनी में बनी है वो डिफरेंट है। जब मैं प्रोटीन खाता हूं ज्यादातर, खाते ना जो बच्चे प्रोटीन, उसको बॉडी एमिनो एसिड में कन्वर्ट करती है, उसका जो अमोनिया भाग है उसको बाहर निकालती है, और उसमें जैसे सल्फेट है, कुछ तांबा है, कुछ लो तत्व है, इन सारों का वो क्राइस्टल बन जाते हैं। और किडनी का काम क्या है? उन जो मेरे रक्त के अंदर जो अशुद्धियां घूम रही हैं उनको छानना, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो सल्फेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, छानने का काम कौन करेगा? किडनी करेंगी। तो उनके जो छिद्र हैं, जो ग्लूमेरुलर बोलते हैं जिसको, उन छिद्रों के अंदर वो क्राइस्टल अब फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, और वो इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे? छोटी छोटी पथरियां, कंक्रीट सा बना देंगे, छोटे 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 छोटे। डॉक्टर उसको क्या करेगा? वो गॉल ब्लैडर वाली धीरे जाएगी, लेकिन ये किडनी वाली अगर आपने अपनी डाइट ठीक करी, उस प्रोटीन को आपने उसकी व्यवस्था ठीक कर दी। मैं एक बात बता दूं, हम जो भोजन के तत्व हैं वो कौन से हैं? भोजन के पौष्टिक तत्व क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को बॉडी कैसे कन्वर्ट करती है? उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, वो एनर्जी है मेरे शरीर की। हम जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं 75% हमारा जो भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट पे है। लेकिन ये कई तरह के, चीनी भी कार्बोहाइड्रेट है और गुड़ भी हाई कार्बोहाइड्रेट। चीनी में शरीर को कोई एनर्जी नहीं मिलती। अब ये बात समझो कि कैसे फूड की मतलब जो व्यापार हो रहा है उसको कैसे हमारे से धोखा किया जाए। भोजन, मेरा कृष्ण जी ने एक बात कही है कि ये जो शरीर है ये अन्न में कोश है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, देखो गीता में श्लोक है, अन्नात् भवन्ति भूतानि। इस पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं उसके लिए अन्न अनिवार्य है, खाना तो पड़ेगा। अन्न का अर्थ है कि जो जो प्राणी जैसा भोजन खाता है, वो अब मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खा रहा है तो उसका वो भोजन, और पत्ते वाला कीड़ा पत्ते खा रहा है तो उसके लिए वो अन्न है। लेकिन मैं तो सब कुछ खा रहा हूं, ठीक है, मुर्गा भी खा लेता हूं, समोसा भी खा लेता हूं, और मतलब वो रसगुल्ला भी खाता हूं, पिज्जा भी खाता हूं। नहीं, दूसरे प्राणी को ये अधिकार नहीं है। कितनी बड़ी आपको शक्ति का वो बनाया है। अगर शेर को वो खा लेगा क्या समोसा, या गाय भैंस को अगर रसगुल्ला देने लगोगे खा लेगी क्या? क्योंकि उसकी नाल में वो पचेगा ही नहीं, उस स्वाद को वो जानती नहीं।
मैं जो मल्टीफेरियस बनाया तो उसने पाप किया या ठीक किया था? कृष्ण जी एक बात कहते हैं, अगर प्राण तत्व भोजन में नहीं है, अब ये बात समझो, योग मंजरी में लिखा था ना, लेकिन आप पढ़ते नहीं, कई जगह तो बहुत बहस होती। आपने तो पूछा था पुराण काफी, हाँ चलो एक तो निकला है। प्राण तत्व जब तक भोजन में नहीं है, वो भोजन आपके लिए कुपचन पैदा करने के लिए ही बना है, और व्यक्ति प्राण तत्व भोजन में डाल नहीं सकता। वो उसके प्राण तत्व को हरने की प्रयास करता है बस। क्यों हरता है उसके प्राण? अब चीनी है, उसमें मोलेसिस और वो थे, गन्ने का रस उबाला, उसको कई तरह से मतलब उसके अंदर वो किया गया, उसको इतना प्रोसेस कर दिया गया कि उसके अंदर सब तत्व। अब उस चीनी को आप 50 साल रखो, 10 साल रखो, जितनी मर्जी तक रखो। दूसरी बात भी बता दो, ऐसे ही वो जो एक वो खाते हैं तक सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाती, सवेरे चाय नाल एक रस लेंगी हम। मैं अपने मतलब पूरे के बाद ये बताती हैं कि कहाँ गलती है, पूछना तो पड़ता है ना, ये गलती। अब रस आज ले लो डब्बा और एक साल बाद खोलो तो क्या होगा? मिलेगा ना यूं भाई, उसका पैकेट आज रख दो घर लाके, एक साल बाद खोल लेना, क्योंकि उसे बेक वहां तक किया गया है कि उसके अंदर टेस्ट तो छोड़ दिया है, लेकिन उसके तत्व, प्राण तत्व, रोटी को रख दो ना थोड़े से दिन और फिर खा के दिखा दो, समझोगे। आप साधक हो, सावधान हो, इसलिए मैं इतनी बातें आपसे कर रहा हूं। जब तक भोजन में प्राण तत्व नहीं है, प्राणात् भवन्ति भूतना। अगर ये प्रज्ञाताय अनसंभव है, वृष्टि से अनसंभव होता है। वृष्टि मतलब वर्षा, वर्षा से अनाज पैदा होता है, और उसमें ईश्वर के पांचों तत्व आते हैं। उसमें सूर्य का भी प्रकाश आएगा, उसमें पृथ्वी का तत्व भी आएगा, उसमें आकाश तत्व भी आएगा। जब जाके कहीं एक कोई भी चीज केला बने या सेब बने या लौकी बने, लेकिन जब तक उसके वो तत्व नहीं आएंगे तब तक वो भोजन ईश्वर आपके लिए नहीं देगा। वो काम कौन सी साइंस कर देगी या कौन सी इंडस्ट्री कर देगी? ठीक है क्या नहीं? यज्ञात् भवति पर्जन्य, और यज्ञ से वर्षा संभव है। और कठिन काम हो गया कि नहीं? यज्ञ से कैसे वर्षा संभव है? ये तो कृष्ण जी कह रहे हैं, मैं तो गीता की बात कह रहा हूं, लेकिन अगले लाइन में उन्होंने किया, यज्ञ से वर्षा संभव है, और यज्ञ कर्म सद्बुद्धि बुद्ध है। जो समाज सद्बुद्धि से युक्त होकर अपने कर्मों को करता है, यज्ञ करता है, वहां पर उस समाज के अंदर फिर मैं खुद बरसात की वो लेके आता हूं। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति द्वारा, फैक्ट्री द्वारा बनाए गए भोजन में ये तरलता है? वो तो उसको सुखा देगा। आपको पहला कार्य ये करना है कि मुझे अपने भोजन को ठीक मात्रा में देना। मैं ये नहीं कह रहा कि स्वाद बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन कृष्ण जी ना तस्य न तस्तु योगो अस्ति न चैकंत मन संतय न अति सौपनशीलस्य जागृतो चैवा अर्जुन। अर्जुन, ये उनके लिए नहीं है जो ठूस ठूस कर खाते हैं, योग नहीं उनके लिए। ये उसके लिए भी नहीं है जो भूखा रहते हैं। एक जो सबलक मात्रा है, कृष्ण जी ने कही, सबलक मात्रा क्या होती है? पेट का दो बार ही ख्याल आता है, एक ज्यादा ठूस लिया तो फसकते रहो यूं बैठे बैठे, अब ये कैसे नीचे जाएगा। ठूस कर खाया,
या कम मात्रा में खाया या 3-3 दिन व्रत ही रखा मैंने, तो भी ध्यान कहां रहेगा? आप ध्यान में बैठ जाओगे फिर। न तस्य न तस्तु न चैकंत मन संत, न जागृत होते वो उनके लिए भी नहीं जो सारा दिन रात जागते रहते हैं। सोना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं सबसे पहले जो भोजन नहीं पचा है, मेरी नींद के दौरान मेरा शरीर सबसे पहले उसको पचाता है। जब वो पच लेगा तो रिपेयर का काम करता है। अब वो पचेगा ही नहीं तो मतलब बेचारा शरीर की रिपेयर क्या करेगा, मेरी नींद क्या करेगी? नींद अनिवार्य है कि नहीं है? ईश्वर ने दिन और रात बनाए हैं नहीं ताकि सो जाए। ठीक है, आप इन चीजों को समझोगे। अगर मैंने अपने भोजन को जो प्रकृति लेके आई है, एक ऋतुचर्या चक्र चलता है, उस ऋतुचर्या चक्र के अनुसार नहीं जरूर खाओगे, लेकिन हमें तो भ्रम पैदा कर रखे हैं। आम खाएंगे तो गर्म होता है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि गर्म है जी, तो मैं नहीं खाऊंगा। तो भाई उसने गर्मी में क्यों दिया? देने वाला कौन? संदेह कहां कर रहे हो? भ्रम किसने पैदा किया? किसी गोली के बारे में क्यों नहीं बता रहा वो? आप जो गोली खाते हो, पूछा है कभी कि गर्म है कि ठंडी है? मूली तो ठंडी होती है जी, तो सर्दी में क्यों दे दी उसने? अगर उसको एनालिसिस करके देखोगे तो मूली के अंदर गंधक है जो सब कुछ पचाने की ताकत रखती है। गंधक कैसी होती है जी? ठंडी होएगी, गर्म होएगी? गर्म होएगी कि नहीं? आप समझोगे। मात्रा खुद तय करोगे भोजन की, लेकिन जो ईश्वर ने जिस ऋतु में, 2 महीने की ऋतु होती है, सूर्य को समझोगे, ईश्वर की उस कायनात को समझोगे, अपने शरीर को ही समझ लोगे। अगर आपने मतलब उस 2 महीने के अंदर, अब जैसे लौकी का सीजन आया है और लौकी तो आप खाते ही नहीं, आप तो पनीर ही खाते हो, तो नुकसान कौन उठाएगा? आपका शरीर। आपने अननेचुरल भोजन खाया। आजकल डब्बे मिल रहे हैं, बच्चे डब्बे ले लेके आते हैं, क्या है जी? प्रोटीन है, लेकिन वो सूखा पाउडर होता है। और ईश्वर ने जो प्रोटीन दिया, दालों में, अनाजों में, फलों में, सब्जियों में, सब में प्रोटीन है कि नहीं है? 70 तरह के प्रोटीन है इसमें। सब मुझे चाहिए इस शरीर के लिए। और सारे प्रोटीन आप देखोगे उसमें फैट भी है। अगर आपको देखोगे या लौकी को देखो, आप चिकनी है कि नहीं लौकी? आप इवन आप तोरी को खोल खींच के देख लो, जब उसका ऊपर से उतारोगे तो चिकना चिकना आ जाएगा कि नहीं हाथ में? आम को देख लो, फैट है सब में। गेहूं को दे लो। अगर आपने इनको समझ लिया, और वो क्या हम, लेकिन खाने क्या लगे जिसमें प्राण तत्व तो है ही नहीं, वो पाउडर, वो सप्लीमेंट बेनिफिट देगा, लेकिन साथ में मेरे शरीर को कमजोर भी करेगा, इसमें रोग भी पैदा करेगा। ईश्वर की दी जो चीज है, जिस मौसम में दी है, उस मौसम में, उस मात्रा में अनिवार्य रूप से तय करोगे। अब आम आया, हाँ एक और हम करते हैं, हम तो शेक बना के पीते हैं। देखोगे जरा, आपने चीनी डाली उसमें, दूध डाल दिया, दोनों बेमेल। आम खाओ, ऊपर से दूध पी लो, ठीक है। लेकिन बच्चे वैसे खाते नहीं तो शेक बना दो, लेकिन कितनी कैलोरी इंटेक बढ़ा दी उसकी, बचेगा नहीं, वो नुकसान ही देगा हमको, अंत में जाकर नुकसान ही देगा, फायदा नहीं देगा। आप जैसे ईश्वर ने दिया वैसा प्रयास करो कि वैसा मैं खा।
फ्रूट हमेशा पका हुआ खाएं, सब्जियां सदैव कच्ची खाएं, उनके रस निकाल कर ना पिएं,